नमस्कार। आज के इस वीडियो में रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल, ये कविता ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है। ग्रामेरियन यानी कि एक व्याकरणविद है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसकी डेथ हुई है, मौत हुई है। और ये कविता या ये जो मोनोलॉग है जो बोल रहा है वो उस ग्रामेरियन का डिसिपल है। हिंदी में अगर बोलें तो शिष्य बोलेंगे, उर्दू में बोलें तो शागिर्द बोलेंगे। तो उनकी मृत्यु पर उनको उनके ब्यूरियल के लिए, उनको दफनाने के लिए ये शिष्य, ये शागिर्द उनको एक ख़ास जगह पर ले जाना चाहता है, यानी आम लोगों से दूर। जहाँ आम लोगों को दफनाया जाता है वहाँ नहीं दफनाना चाहते उनके शागिर्द उनको। वो चाहते हैं कि जैसे उनके अचीवमेंट्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ सोकर नहीं गुजारी, खाकर नहीं गुजारी, या खुशियों में जीकर या फिर मज़े लेकर, जैसे कि आम लोग जीते हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा मज़े लेने चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। तो वैसा इस स्कॉलर ने नहीं किया, इस ग्रामेरियन ने नहीं किया। इसलिए ये जो शागिर्द हैं, ये जो शिष्य हैं, डिसिपल्स हैं, ये चाहते हैं कि उनको वैसा ही ख़ास ब्यूरियल मिले, ख़ास जगह पर उनको दफनाया जाए, जिससे कि याद रहे, लोगों को सनद रहे कि ये जो व्यक्ति था ख़ास था, इसने अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह नहीं जी थी। ये पोइम पहली बार पब्लिश हुई 1855 में एक कलेक्शन में जिसका नाम था मैन एंड वेमेन। दूसरी बार जब ये पब्लिश हुई तो जो कलेक्शन था उसका नाम था ड्रामेटिक रोमांसेस, और दूसरी बार ये पब्लिश हुई 1868 में। यहाँ किसी ख़ास स्कॉलर का वैसे तो जिक्र नहीं है, ये नहीं पता चलता पोइम को पढ़ने से कि किसकी बात हो रही है, लेकिन क्रिटिक्स का ऐसा मानना है, एक जर्मन स्कॉलर हुए हैं 15th सेंचुरी के जिनका नाम था जैकोबस मिलिक्लियस। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जैकोबस JACOBUS जैकोबस, और MILICLIUS। तो ये इनका नाम है, एक जर्मन स्कॉलर हैं। तो ज़्यादातर क्रिटिक्स का ये मानना है कि उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं को डेडिकेटेड है, उन्हीं पर बेस्ड है ये पोएम। काफ़ी लंबी पोएम है, 145 लाइंस हैं इसमें। अभी तक मैंने जितने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पढ़ाए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के, कई मोनोलॉग्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, शायद उनमें सबसे बड़ा यही होगा। तो वीडियो भी लंबी ही होगी ऑब्वियसली। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टली आफ्टर द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप, तो यूरोप में लर्निंग का रिवाइवल यानी पुनर्जागरण काल से इसका तात्पर्य है। रेनेसा पीरियड 14th-15th सेंचुरी के आसपास यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, तो उसी पीरियड के बारे में ये है पोएम, यानी कि उसी पीरियड के किसी स्कॉलर को डेडिकेटेड है, उसी पर बेस्ड है। और मैंने अभी आपको बताया ही कि एक जर्मन स्कॉलर के ऊपर मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन एंड कैरी अप दिस कॉर्प्स। तो जो शागिर्द है, डिसिपल है, वो कह रहा है कि भाई जनाजे को ले जाया जाए, अब शुरू किया जाए। लेट अस बिगिन, हमको इनके जनाजे की रस्म अदा करनी चाहिए, निकालना चाहिए। लेट अस बिगिन एंड कैरी अप, और ले जाना चाहिए दिस कॉर्प्स, इस कॉर्प्स यानी इनके जो डेड बॉडी है, जो शव है। सिंगिंग टुगेदर, सिंगिंग गाते हुए, टुगेदर साथ साथ। लीव वी, चलो हम छोड़ते हैं, द कॉमन क्रॉफ्ट्स द वल्गर थॉट्स ईच इन इट्स टीथर। कॉमन सामान्य होते हैं, क्रॉफ्ट्स वो जो खेत हैं, खलियान हैं। द वल्गर, वल्गर वैसे तो बुरे अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ अनसिविलाइज्ड। थॉट्स विलेजेस होते हैं, यानी वो गांव जहाँ पर अभी सिविलाइजेशन की रोशनी नहीं पहुँची है, लोग अभी भी बिना पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, ज्ञान नॉलेज का जो रोशनी है वो उन तक नहीं पहुंची है। ईच इन इट्स टीथर, टीथर वो पगहा होता है, रस्सी होती है, रोप होती है जिससे जानवरों को बांधा जाता है। तो जो गांव के लोग हैं, इस गांव के असभ्य हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, और वो उन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं, अज्ञान के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो इनको चलो यहीं छोड़ते हैं हम, है ना, यहाँ हमको नहीं दफनाना। कहने का मतलब ये है कि इस गांव में, इन प्लेन्स में, इन मैदानों में हमें अपने गुरुजी को, हमें अपने उस्ताद को नहीं दफनाना है।
इन गांवों को, ये जो कॉमन क्रॉफ्ट्स यानी जो कॉमन फील्ड्स हैं, यहाँ के खेत खलियान हैं और ये जो गांव हैं असभ्य हैं, इनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, लर्निंग से कुछ लेना देना नहीं है, नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, तो इनको बंधा हुआ छोड़ते हैं। टीथर वो रस्सी होती है, पगा होता है जिससे जानवर को बांधा जाता है, तो ये बंधे हुए हैं, अपनी अज्ञानता के बंधनों में बंधे हुए हैं, इनको हम यहीं छोड़ते हैं। स्लीपिंग, वो सोए हुए हैं, ऑन सेफ ऑन द बूजम ऑफ द प्लेन, सेफ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ऑन द बूजम सीने पर, ऑफ द प्लेन मैदानों के, मीन्स इन मैदानों में जो गांव बसे हुए हैं तो लोग खाने पीने सोने तक बस लिमिटेड हैं, उनकी लाइफ रूटीन यही है, उनको आगे और कोई नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केयर्ड फॉर टिल कॉक क्रो, केयर फॉर यानी उनकी देखभाल की जाती है, उनकी रखवाली की जाती है, या तो उनके जो डॉग्स वगैरह हैं उनके, वो उनकी रखवाली करते हैं, या फिर वो एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं और सोते हैं शांति से। टिल कॉक क्रो, कॉक मुर्गा, क्रो जब वो बांग देता है उसकी जो आवाज होती है मुर्गे की, उसको क्रो बोला जाता है। तो मुर्गे की आवाज देने तक, बांग लगने तक ये आराम से सोते हैं इन मैदानों में, इनको हम यहीं छोड़ते हैं। लुक आउट, अरे जरा देखो तो, इफ कि क्या, योंडर माने सामने, बी नॉट डे अगेन, कि देखना सामने कहीं दिन तो नहीं निकल रहा है। रिमिंग यानी रिमिंग, रिम होती है किनारी होती है। द रॉक रो, देखिए कॉक क्रो और रॉक रो ये डबल राइम है, कॉक रॉक के साथ राइम कर रहा है, क्रो रो के साथ राइम कर रहा है, डबल राइम है। तो रिमिंग यानी सूरज जब निकल रहा है तो किनारे किनारे, द रॉक माने चट्टाने होती हैं और रो उनकी लाइन, तो जो चट्टानों की पंक्ति है सामने, जो एक माउंटेन रेंज है उसके ऊपर देखना कहीं दिन निकल रहा है। जब सनराइज होता है, दिन डॉन, DAWN डॉन जो होती है, वो सबसे पहले रोशनी सूरज की पहाड़ों पर गिरती है, वो ऊंचाई पर होते हैं, तो देखना कहीं वहां पर दिन निकल रहा है क्या, भोर हो रही है क्या पहाड़ों पर। दैट्स द एप्रोप्रिएट कंट्री, दैट्स वो है, दैट इज, है ना, ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब यहां से कुछ गायब है, और गायब क्या है, आई। दैट इज द एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी जो उचित है, प्रॉपर है, कंट्री, ये कंट्री का मतलब प्लेस, तो इनको दफनाने के लिए, हमारे उस्ताद को दफनाने के लिए, हमारे टीचर को दफनाने के लिए वो प्रॉपर प्लेस है, उचित जगह है। देयर, वहाँ पर, मैन्स थॉट, इंसान के ख्यालात, मनुष्यों के विचार, रेयरर यानी दुर्लभ होते जाते हैं, इंटेंसर मीन्स गहरे होते जाते हैं, एक डेप्थ आती है, यानी जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतने हमारे ख्यालात डीप होते जाते हैं, है ना, एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हुआ ना, कि जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं ख्याल हमारे उतने गहरे होते जाते हैं, या फिर गहरे की जगह आप प्योर कह सकते हैं, इंटेंस का मतलब आप रिफाइंड कह सकते हैं, हमारे थॉट्स उतने ही रिफाइन होते जाते हैं। Self gathered for an outbreak as it ought, chefs in the censer. Self gathered मतलब कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं, सेल्फ माने ऑटोमेटिकली, गैदर्ड माने इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो ख्यालात हैं वो एकदम से कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, फॉर एन आउटब्रेक, आउटब्रेक माने फट पड़ने के लिए, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने डीप थॉट्स हो जाते हैं, इतने रिफाइंड थॉट्स हो जाते हैं कि वो आउटब्रेक चाहते हैं, अपना एक्सप्रेशन चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति चाहते हैं, एज इट ओट, जैसा कि होना चाहिए। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कंसंट्रेटेड हो जाती है तो फिर वो अपना एक्सप्रेशन चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है जैसा कि होना चाहिए। चेफ्स यानी चेफ का मतलब रेस्टलेस हो जाते हैं वो बाहर निकलने के लिए। चेफ्स इन द सेंसर, सेंसर वो जैसे मंदिर में आप देखते हैं अगरबत्ती का स्टैंड होता है या धूप बत्ती का स्टैंड होता है, तो वो सेंसर कहलाता है। तो उसमें जब आप धूप बत्ती लगाते हैं तो एक धुआं निकलता है खुशबूदार, और वो बाहर की तरफ फैलना चाहता है,
पूरे में फैल जाता है। आप छोटी सी जगह पर लगाते हैं उस धूप बत्ती को, वो पूरे में खुशबू फैला देता है। तो वो थॉट्स वहां पर जाकर इतने कंसंट्रेटेड हो जाते हैं कि वो एकदम व्याकुल हो जाते हैं, चेफ का मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं, अकुलाहट उनके अंदर एक होती है अपने बाहर निकलने की, है ना। जैसे कि धुआं उस धूप बत्ती स्टैंड में या अगरबत्ती स्टैंड में वो बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो वैसे ही ख्यालात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं ऊंची जगह पर पहुंचने में कि वो अपनी अभिव्यक्ति, अपना एक्सप्रेशन चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, ये यहाँ फुल स्टॉप लग गया, यानी एक बात खत्म हुई। फिर आगे वो बोलते हैं, लीव वी द अनलेटर्ड प्लेन इट्स हर्ड एंड क्रॉप, सीक वी सेपल्चर ऑन अ टॉल माउंटेन, सिटीड टू द टॉप, क्राउडेड विद कल्चर। लीव वी, चलो हम छोड़ते हैं, द अनलेटर्ड, अनलेटर्ड ऊपर भी आया था ना, वल्गर आया था इसी के लिए। तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि वल्गर का यहाँ मतलब, हालांकि वल्गर मीन्स गंदा होता है, लेकिन उस अर्थ में गंदा नहीं है वल्गर। वल्गर का मतलब वहाँ अनलेटर्ड ही था, इलिटरेट था, अनएजुकेटेड था। तो हम इन अनलेटर्ड प्लेन को, अब देखिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। अनलेटर्ड प्लेन बोला है, प्लेन मैदान, तो प्लेन अनलेटर्ड नहीं है, बल्कि वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो अनलेटर्ड हैं, वो अनएजुकेटेड हैं। तो ये इनको बोलना चाहिए था कि जो यहाँ के बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अनलेटर्ड प्लेन बोल रहे हैं। लीव वी द अनलेटर्ड प्लेन इट्स हर्ड, यानी इसके जो हर्ड जानवरों का झुंड होता है, लेकिन यहाँ जो हर्ड है वो लोगों के लिए आया है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए आया है। तो बिना पढ़े लिखे ह्यूमन बीइंग्स भी जानवरों की तरह ही हैं, है ना। एक संस्कृत का श्लोक शायद आपने सुना हो, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न यशो न बलम ते मर्त्यलोके भवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, यानी जिनके पास ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, ख़ास तौर पर जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़ता नहीं है, जिसने ज्ञान अर्जित नहीं किया, वो जानवर की तरह है। तो उसी अर्थ में यहाँ पर हर्ड जो शब्द है, जानवरों के लिए आने वाला शब्द इंसानों के लिए यूज़ किया रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, और या फिर कहिए कि जो ग्रामरियन है उसके डिसिपल ने यूज़ किया है, उसके शागिर्द ने यूज़ किया है। तो हम छोड़ते हैं इन मैदानों को, इट्स हर्ड, और इसके यानी इंसानों को, समूह को, एंड क्रॉप, और यहाँ की फसलों को। तो अब देखिए क्रॉप भी यहाँ पर सिंबॉलिक है, हर्ड भी यहाँ पर सिंबॉलिक है। हर्ड उन इंसानों के लिए का सिंबल है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। क्रॉप उन यानी इन इंसानों को किस चीज़ से लेना देना, जानवरों को जैसे अपनी भूख से लेना देना होता है, उनका पेट भरा हो, बाकी उनको कोई फिक्र नहीं है, भरपेट भोजन मिलना चाहिए। ऐसे ही ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं इनको भरपेट भोजन मिलना चाहिए, बाकी खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, नॉलेज क्या चीज़ है, विज्ञान किस चिड़िया का नाम है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो इनको हम इस हर्ड को और इनकी क्रॉप को हम यहीं छोड़ते हैं। अब सीख का मतलब होता है तलाश करना, वी हम सेपल्चर ब्यूरियल होता है। तो हम तलाश कर रहे हैं ब्यूरियल की, यानी कोशिश कर रहे हैं हम कि अपने गुरु को, अपने उस्ताद को हम दफनाएं। कहाँ? ऑन अ टॉल माउंटेन, एक ऊंचे पहाड़ पर, सिटीड टू द टॉप, सिटीड यानी जहाँ शहर बसे हों, टू द टॉप ऊंचाई तक। तो ये जो सिटी हैं या ये जो ऊंचाई है या ये जो पहाड़ हैं, ये यहाँ पर सिंबल हैं किस चीज़ के? लर्निंग के, नॉलेज के। तो अब क्योंकि हमारे गुरु एक स्कॉलर थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अर्पित कर दी, डेडिकेट कर दी किस चीज़ को? लर्निंग को। तो हम उनको वहीं दफनाएंगे जहाँ ऐसे और लोग हों, यानी जो परस्यूट ऑफ नॉलेज में इंटरेस्ट लेते हों, ज्ञान की तलाश में निकलते हों। तो शहर इस चीज़ का सिंबल है। तो उसी ऊंचे पहाड़ पर जिस पर के
ऊपर तक, चोटी तक शहर बसे हुए हों, वहाँ हम दफनाने की कोशिश करेंगे। क्राउडेड विद कल्चर, क्राउडेड का मतलब भरा हुआ, विद कल्चर यानी संस्कृति से, सिविलाइजेशन से, नॉलेज से, तो वो शहर भरे हुए हों सिविलाइजेशन से, एजुकेशन से, नॉलेज से, लर्निंग से, तो वहाँ हम दफनाएंगे अपने गुरु को। यहाँ इन मैदानों में, यहाँ इन गाँव में जहाँ लोगों को नॉलेज से, लर्निंग से कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ हम अपने उस्ताद को नहीं दफनाएंगे। आगे देखिए, ऑल द पीक्स सोर बट वन द रेस्ट एक्सेल्स, क्लाउड्स ओवरकम इट, नो yonder sparkle is the citadels circling its summit. All the peaks यानी सारी चोटियाँ, एक माउंटेन रेंज है सामने, उसकी सारी पहाड़ों की चोटियाँ सोर माने ऊपर की ओर जा रही हैं, ऊंची हैं, बट लेकिन वन एक चोटी ऐसी है, द रेस्ट जो बाकी की चोटियों से एक्सेल्स माने ऊपर है, तो एक सबसे ऊंची चोटी है, बाकी चोटियों से ऊपर है। क्लाउड्स ओवरकम इट यानी उस पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर क्लाउड्स हैं, बादल हैं, छाए हुए हैं, ओवरकम माने छाए हुए हैं, इट इसके ऊपर यानी उस पहाड़ की चोटी के ऊपर। नो नहीं, योंडर माने वो जो सामने दिखाई दे रहा है, स्पार्कल माने चमक, ब्राइटनेस, इज द सिटेडल्स वो किसकी चमक है, वो ब्राइटनेस किसकी है, सिटेडल, सिटेडल कैसल है, किला है, तो उस पहाड़ की चोटी पर एक किला है और वो उसी की चमक है, यानी भोर या सुबह की चमक नहीं है जो दिखाई दे रही है सामने, किसी किले की चमक है जो उस पहाड़ी पर बना हुआ है। सर्कलिंग माने जो घेरे हुए है, इट्स इसकी यानी कि उस चोटी की समिट माने पीक को, पिनेकल को, उस पहाड़ की चोटी को चारों तरफ से घेरे हुए है एक सिटेडल, एक किला, ये उसकी चमक है। थिदर माने उस ओर, उधर, आर हमारा पाथ रास्ता, लाइज है यानी उधर ही है हमारा रास्ता, वही हमारी मंजिल है, वही हमारा डेस्टिनेशन है, हमको वहीं जाना है इस जनाजे को लेकर। वाइंड वी अप द हाइट्स, वाइंड माने हम घूमकर जाएंगे, तय करेंगे या फिर स्केल करेंगे, नापेंगे, वी हम अप द हाइट्स इन्हीं ऊंचाइयों को, इस पहाड़ की ऊंचाई को हम तय करेंगे, हम इस पर चढ़कर जाएंगे। वेट ये द वार्निंग, क्या तुम किसी वार्निंग का इंतजार कर रहे हो, किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हो, कोई तुम्हें कहेगा कि अब लेकर चलो, अब इंतजार मत करो, मतलब आप लोग उठा क्यों नहीं रहे जनाजे को। आप देखते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, बोलने वाला एक ही है, हालांकि वहां पर लिसनर है, ऑडियंस है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, तो मोनोलॉग इसको इसीलिए कहा जाता है कि लोग वहां पर बहुत हैं लेकिन बोलेगा एक ही। तो वो कह रहा है कि भाई किस चीज का इंतजार है, अब लेकर चलो जनाजे को। Our low life was the levels and the nights, his for the morning. Our हमारा low means लो स्टैंडर्ड का यानी निम्न स्तर का, लाइफ जीवन, was था, द लेवल्स यानी इन लेवल का मतलब प्लेन्स, ये जो मैदान है, यहाँ की जो हमारी लाइफ थी वो निम्न स्तर की थी। एंड द नाइट्स और अंधेरे की थी, रात की थी, तो नाइट का मतलब होता है इग्नोरेंस यानी अज्ञान की रात, अंधेरा किस चीज का होता है, इग्नोरेंस का, अज्ञान का। और ही इज फॉर द मॉर्निंग, ही यानी कि जो इसकी मृत्यु हुई है ग्रामेरियन, फॉर द मॉर्निंग वो स्टैंड करता है, वो किसका सिंबल है, मॉर्निंग का। मॉर्निंग किस चीज का सिंबल है, मॉर्निंग जब आती है तो रोशनी आती है, ज्ञान जब आता है तो आपके दिमाग के दरवाजे, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, तो मॉर्निंग सिंबल है नॉलेज का, लर्निंग का। तो वो जो ग्रामेरियन था वो मॉर्निंग का सिंबल था, ज्ञान का सिंबल था, लर्निंग का सिंबल था। और हमारा जो यहाँ लाइफ था वो कैसा था, लेवल, प्लेन्स का, मैदानों का, और नाइट, रात का, इग्नोरेंस का।
और जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी नॉलेज का सिंबल है। तो मतलब हमको एक रास्ता उसने दिखाया, ज्ञान का रास्ता दिखाया। हम लोग तो अज्ञानी थे, भटक रहे थे इस डार्कनेस में, अंधेरे में, वी वर ग्रोपिंग इन द डार्कनेस, और उसने हमें सही रास्ता दिखाया। स्टेप टू अ ट्यून, तो यहाँ फुल स्टॉप है और एक बात खत्म होती है, आगे बढ़िए। स्टेप टू अ ट्यून, स्क्वेयर चेस्ट, erect each head, where the beholders, this is our master, famous, calm and dead, born on our shoulders। तो जो स्पीकर है वो अपने साथियों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्टेप टू द ट्यून, यानी कदम ताल मिलाकर चलो, एक हारमोनी में चलो। ट्यून जो होती है धुन होती है और वो हारमोनियस होती है, तो एक हारमोनी में एक कदम से कदम मिलाकर चलो। स्क्वायर चेस्ट, यानी अपना सीना तान कर चलो। इरेक्ट ईच हेड, इरेक्ट माने सीधा, तान कर, यानी अपना सिर, हर कोई आप में से अपना सिर उठाकर चले। ये फिर से देखिए यहाँ एपोस्ट्रॉफी है, और जब भी इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी लगा होता है तो कुछ गायब होता है। जैसे ये ऊपर यहाँ था, देखिए ही इज, तो ही के बाद आई यहाँ से गायब था, तो आई को ओमिट करने के लिए ये क्या होता है, सिलेबल्स पूरे करने होते हैं। अगर एक सिलेबल कम करना होता है तो इस तरीके से ओमिट कर देते हैं किसी एक लेटर को। तो यहाँ से इज, आई को ओमिट किया था, और इसी तरीके से यहाँ WARE आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी एक सिलेबल कम करने के लिए ए को हटा दिया। तो अवेयर द बिहोल्डर्स, आप कदम ताल मिलाकर चलिए, एक लय में चलिए, धुन में चलिए, और सीने तान कर चलिए, सिर उठाकर चलिए, क्योंकि अवेयर द बिहोल्डर्स, बिहोल्डर होते हैं देखने वाले, दर्शक, ऑडियंस, ऑनलुकर्स। तो जो दर्शक हैं जो इस जनाजे को देखेंगे गुजरते हुए, उनको अवेयर कीजिए, वो जान जाएं। जिस तरीके से हम गर्व के साथ, फक्र के साथ ये जनाजा लेकर जाएंगे तो देखने वाले जान जाएं इस बात को, दिस इज आवर मास्टर, कि ये है हमारा मास्टर, ये है हमारा उस्ताद, हमारा गुरु। फेमस, जो कि जाना माना नाम था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। काम, जो कि शांत था, यानी हमेशा वो, क्योंकि ज्ञान की परस्यूट में रहता था, हमेशा नॉलेज की खोज में रहता था, तो वो शांत रहता था, काम था। एंड डेड, और अब वो इस दुनिया से जा चुका है। बॉर्न, वो ले जाया जा रहा है। ऑन आवर शोल्डर्स, हमारे कंधों पर। तो हमारे कंधों पर किसका जनाजा जा रहा है, ये हमारी चाल से पता चलना चाहिए। हम गर्व से इसको उठा लेकर जाएंगे, हमारे सिर उठे हुए होंगे, हमारे सीने तने हुए होंगे जब हम इस जनाजे को अपने कंधों पर लेकर जाएंगे। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी नॉलेज को अर्पित कर दी, जो इतना सेल्फ कंट्रोल था, यानी जिसने ज़िंदगी के मज़े नहीं लिए, सिर्फ ज्ञान की खोज में लगा रहा, तो उसका जो जनाजा है डिग्निफाइड होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। कम से कम उसकी मौत में उसको एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, और हम इसी तरीके से इसके जनाजे को लेकर जाएंगे। आगे देखिए, स्लीप, क्रॉप एंड हर्ड, sleep, darkling Thorpe and Croft, safe from the weather, he whom we convoy to his grave aloft, singing together, he was a man born with thy face and throat, lyric Apollo। तो क्या कहता है ये नरेटर, देखिए, स्लीप, सोते रहो, क्रॉप एंड हर्ड, फिर वही अल्फाज हैं, देखिए पहले भी आए थे फर्स्ट स्टेंजा में। तो क्रॉप यानी जो फसलें उगाते हैं और उन फसलों को खाते हैं। एंड हर्ड, हर्ड जानवरों का झुंड होता है, लेकिन यहाँ इग्नोरेंट पीपल, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो भाई खाने पीने सोने वाले लोगों, यानी इंसान के रूप में जानवरों हो तुम, तो तुम सो, स्लीप, क्रॉप एंड हर्ड, स्लीप। डार्कलिंग, थॉर्प एंड क्रॉफ्ट, तो डार्कलिंग अंधेरे में, यानी जो इग्नोरेंस में, अज्ञान में, थॉर्प वही विलेजेस, एंड क्रॉफ्ट वही फसलें
या फिर आप खेत कह सकते हैं, तो खेत या खेतों में उगने वाली फसलें। तो तुम लोग यहीं रहो, सो आराम से, सेफ, आप तो सुरक्षित हो ना, फ्रॉम द वेदर, मौसम से। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, पहाड़ों पर जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, पहाड़ों की जिंदगी आसान नहीं होती है। हम लोग तो मैदानों में रहते हैं इधर यूपी बिहार में, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम रहता है, सब कुछ हमें वो कठिनाइयाँ झेलने को नहीं मिलती जो पहाड़ी इलाकों में होती हैं। शायद इसीलिए सारे देवताओं का वास पहाड़ों में बताया गया है कि हम लोग वहाँ जाएं पहाड़ों में और देखें लोगों की ज़िंदगी, उसको महसूस करें कि हम लोग कितने आराम से रह रहे हैं। और न केवल हमारे भारत में, हमारे यहाँ तो हिमाचल में इधर सारे देवी देवता रहते हैं। आप वेस्ट में भी देखिए, जो देवी देवता हैं ओलंपस पर्वत पर रहते हैं यूनानी देवी देवता। तो शायद जो उद्देश्य रहा होगा लोगों का माइथोलॉजी क्रिएट करने का, वो यही रहा होगा कि लोग पहाड़ों पर जाएं और पहाड़ों की ज़िंदगी देखें, उससे अवेयर हों। तो वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है लाइफ। तो तुम लोग तो यहाँ पर मज़े से रहो, और क्योंकि पहाड़ों की कठिनाई भरी लाइफ तुमको देखनी नहीं है, यहाँ आराम से खाओ पियो, सो सेफ फ्रॉम द वेदर। ही, वो बंदा, होम, जिसको कि वी कन्वॉय, हम ले जा रहे हैं, टू हिज ग्रेव, उसकी कब्र के लिए, उसकी कब्र तक ले जा रहे हैं, एलोफ्ट माने ऊंचाई पर। सिंगिंग टुगेदर, साथ साथ गाते हुए। ही वॉज अ मैन, वो एक ऐसा बंदा था, बॉर्न, जो पैदा हुआ था, विद दाई फेस एंड थ्रोट, यानी उसका चेहरा तुम जैसा ही था, गला तुम जैसा ही था, यानी पैदा तो तुम लोगों के बीच में ही हुआ था। लेकिन लिरिक अपोलो, वो था कैसा, अपोलो जैसा, यानी तुम लोगों के बीच में पैदा होकर तुम जो लोगों की जैसी शक्ल सूरत होने के बावजूद, ही वॉज लिरिक अपोलो। तो अपोलो गॉड है, देवता है, पोइट्री का देवता है, म्यूजिक का देवता है। तो वो एक देवता के समान था, पैदा इंसानों के बीच हुआ, तुम लोगों के बीच, लेकिन वो अपने कर्म से, जन्म से तो तुम लोगों जैसा ही था, लेकिन अपने कर्म से वो अपोलो जैसा था, यानी इंसानों के बीच एक देवता जैसे पैदा हो गया हो। लॉन्ग ही लिव्ड नेमलेस, लॉन्ग, लंबे समय तक, ही लिव्ड, वो रहा, नेमलेस, यानी जिसको कोई जानता नहीं था, फेमस नहीं हुआ, या ऑब्सक्योरिटी में रहा, या अननोन रहा, लोग उसको नहीं जानते थे। हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट, विंटर वुड फॉलो। तो युवावस्था में समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि बुढ़ापा भी आएगा, है ना। यहाँ स्प्रिंग का मतलब यूथ है और विंटर का मतलब ओल्ड एज है। हाउ शुड स्प्रिंग, यानी कैसे जवानी, यूथ, टेक नोट, टेक नोट माने देखे, इस चीज़ को नोटिस करे, इस पर ध्यान दे। विंटर वुड फॉलो, कि भाई जाड़ा आएगा, जाड़ा यानी कि बुढ़ापा भी आएगा इसके पीछे, जवानी में कहाँ ये एहसास रहता है किसी को। टिल, जब तक के, लो, ये लो। द लिटिल टच, थोड़ा सा स्पर्श हुआ, थोड़ा सा छुआ, बीमारी ने, उसने ओवरवर्क करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना शुरू कर दिया स्टडीज़ को। तो थोड़ा सा छुआ, ओवरवर्क ने उसको, बीमारी ने उसको, एंड यूथ वॉज गॉन, और युवावस्था जा चुकी थी, या फिर बुढ़ापे ने छुआ, आप ये भी कह सकते हैं। ओल्ड एज ने जरा सा छुआ और यूथ वॉज गॉन, उसकी जवानी चली गई। क्रैम्ड एंड डिमिनिश्ड, क्रैम्ड यानी कमज़ोर हो जाता है ना, क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, ऐंठन होने लगती है। एंड डिमिनिश माने कम होना, तो जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लगता है। जैसे जैसे हम लोग 40 के पार जाते हैं तो एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, हम लोगों में उतनी एनर्जी नहीं रहती, तो वो उसका मतलब ऊर्जा कम होने लगी, ताकत कम होने लगी। मोन्ड ही माने वो कराहा, आहें भरी उसने। न्यू मेजर्स अदर फीट एनन, माई डांस इज फिनिश्ड।
अच्छा, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो ये सवाल कर रहा है बोलने वाला कि क्या उसने ऐसा कहा था, क्या उसने ये कहकर आहें भरी थी कि भाई न्यू मेजर्स, अब कोई नई धुन बजे, कोई नया डांस करे, अदर फीट यानी दूसरों के कदम, एनन माने शीघ्र होता है कि जल्दी भाई कोई और आओ, मैं तो नाचते नाचते थक गया। माई डांस इज फिनिश्ड, मेरा नाच तो खत्म हुआ, मेरी टांगों में तो अब दर्द होने लगा। तो यहाँ डांस का मतलब जो मेरे काम है, जितना मैं काम कर सकता था वो काम मेरा तो खत्म हुआ, कोई और आके इस काम को आगे ले जाओ। तो क्या उसने ऐसा कहा, क्या उसने ऐसे मौन माने आह भरी, ऐसे सिसका क्या वो, ऐसे कराहा क्या वो, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नो, अरे नहीं ना यार, उसने ऐसा नहीं किया। दैट्स द वर्ल्ड्स वे, ये तो दुनिया का तौर तरीका है, तो दुनिया में बाकी के लोग ऐसा करते हैं। भैया अब हमने बहुत कर लिया, आपने कहते हुए लोगों को सुना भी होगा, थोड़ा सा 40-50 के पार जाते हैं, भैया हमने बहुत काम कर लिया, अब तुम लोग संवारो, है ना। तो ये तो दुनिया का तौर तरीका है, दुनिया वाले बाकी लोग ऐसा कहते हैं। कीप द माउंटेन साइड, मेक फॉर द सिटी। अच्छा, तो बीच में ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है अपने साथियों को, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जरा तुम लोग ना माउंटेन की साइड में ही रहो और शहर के लोगों के लिए रास्ता छोड़ दो, यानी रास्ता मत घेरो और साइड में चलो। तो बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। तो वो बात अलग चल रही है कि भाई ये तो दुनिया का तौर तरीका है, उन्होंने थोड़ी ना ऐसा किया, हमारे गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरा काम हो गया अब तुम संभालो। He knew the signal and stepped on with pride over men's pity. He knew the signal मतलब कि भाई उनको संकेत समझ में आ गया गुरुजी को कि अब बुढ़ापा आ गया है, युवावस्था जा चुकी है, तो ये संकेत उनको समझ में आ गया। और फिर जब बुढ़ापा आता है तो मौत भी अपना सिग्नल देने लगती है कि भाई अब तुम्हारे चलने का टाइम नज़दीक है। तो वो सिग्नल वो समझ गए। एंड स्टेप्ड ऑन, और वो कदम रखते गए, आगे बढ़ते गए, विद प्राइड, फक्र के साथ, गर्व के साथ, ओवर मैंस पिटी, लोगों की पिटी माने दया होती है, सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है। तो किसी से सहानुभूति उन्होंने नहीं मांगी, यानी ना उन्होंने चाही कि कोई उनके साथ सिंपैथी रखे, सहानुभूति रखे, उन पर दया करे कि भाई बुजुर्ग आदमी हैं, इनकी मदद करो। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ तलाश नहीं किया, बल्कि पूरे गर्व के साथ वो आगे बढ़ते गए। लेफ्ट प्ले, उन्होंने छोड़ दिया प्ले, यानी जितनी भी रिक्रिएशन है, जितनी भी एंजॉयमेंट हैं, जितनी भी मज़े की चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट है, तो वो सब उन्होंने छोड़ दिया। किसकी खातिर? फॉर वर्क, काम की खातिर, यानी अब वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। एंड ग्रैपल्ड विद द वर्ल्ड, ग्रैपल का मतलब होता है द्वंद्व करना, कुश्ती लड़ना। तो अब वो लड़ने लगे, कुश्ती लड़ने लगे एक तरीके से विद द वर्ल्ड, संसार से। तो संसार से कुश्ती पूरा देख लीजिए, बेंट ऑन एस्केपिंग, बेंट ऑन एस्केपिंग, जो संसार बच के निकलने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के बहुत सारे रहस्य हैं जो लोगों की समझ में नहीं आते, बचकर निकल जाते हैं। तो जो संसार के राज, रहस्य, मिस्ट्रीज बचकर निकलने की फिराक में थे, बेंट ऑन एस्केपिंग यानी कोशिश में थे, फिराक में थे कि बचकर निकल जाएं। और सारे दुनिया के स्कॉलर्स से, जितने भी लोग जानने की कोशिश करते हैं, इस संसार को जितना जानने की कोशिश करो उतना ही और आपको बड़े बड़े राज दिखाई देंगे, है ना। कहीं ब्लैक होल दिखाई देते हैं, कहीं कुछ दिखाई देता है। ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को आप जितना पढ़ते जाते हैं, जितना इसके बारे में स्टडी करते जाते हैं, उतना ही आपको लगता है कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे ज्ञान के भंडार हैं, वो बहुत छोटे हैं इस ब्रह्मांड के सामने। तो वो उन राज को, उन रहस्यों को, उन मिस्ट्रीज को जानने के लिए निकल पड़ा, जो कि इस दुनिया के स्कॉलर्स से निकलकर बचकर भाग जाते हैं, एस्केपिंग। वॉज इट, वॉट इज
इन द स्क्रॉल, यहाँ पर फिर देखिए आई गायब है, ओमिट किया हुआ है आई को। तो व्हाट्स इन द स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब बुक्स, जो इतने सारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है। कोथ ही मीन्स उसने कहा, दाउ कीपेस्ट फर्ड शो मी देयर शेपिंग। तो जो नॉलेज की किताब है, ज्ञान की किताब है, उससे सवाल किया उसने कि भाई क्या है, क्या चीज तुमने छुपा रखी है। व्हाट्स इन द स्क्रॉल, कोथी, दाउ कीपेस्ट, जिसको तुमने रखा हुआ है, फर्ड माने बंद करके, अनफर्ल खोलना होता है, तो फर्ड यानी क्लोज्ड रखा हुआ है। शो मी दिखाओ भी मुझे, देयर शेपिंग उनकी बनावट, क्या छुपा के रखा हुआ है ज्ञान नॉलेज को, दिखाओ मुझे उनकी शेपिंग, दिखाओ उनकी बनावट दिखाओ। देयर्स उनकी, हु मोस्ट स्टडीड मैन यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया इंसानियत का, मनुष्य का। द बार्ड, द सेज, वो जो बार्ड कवि होते हैं, सेज संत होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, महापुरुष हैं, कवि हैं, उन सब ने कैसे शेप किया है नॉलेज को, क्या क्या उनके ख्यालात हैं, क्या क्या रहस्य हैं, क्या क्या राज हैं। गिव मुझे दो, बताओ मुझे। सो ही गाउंड हिम, सो इस प्रकार ही गाउंड हिम यानी उसने अपने आप को गाउन पहनाया, यानी वो एक स्कॉलर बन गया। ज्ञान का लबादा उसने अपने ऊपर डाला, ओढ़ा, और वो एक स्कॉलर बन गया। स्ट्रेट गॉट बाय हार्ट, स्ट्रेट एकदम सीधा, गॉट बाय हार्ट मुँह जवानी याद कर लिया। दैट बुक, उस किताब को, टू इट्स लास्ट पेज, उसके आखिरी पेज तक, यानी जितनी भी नॉलेज थी अवेलेबल, वो सारी उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, सारा ज्ञान अपने दिमाग में भर लिया। उस किताब को, उस बुक ऑफ नॉलेज को लास्ट पेज तक उसने पढ़ डाला, सारा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। और लर्नेड वी फाउंड हिम, फिर हमने उसको पाया कि भाई वो तो बड़ा ज्ञानी बन गया। या हाँ, वी फाउंड हिम bald too, eyes like lead, accents uncertain। तो जब हमने उसको देखा तो हमने उसको ज्ञानी तो पाया, लेकिन साथ में उसको गंजा भी पाया। भाई जब कोई बहुत स्टडी करता है तो उसके बाल भी उड़ जाते हैं, तो बाल्ड भी हो गया, वो गंजा भी हो गया। आंखें उसकी लेड की तरह भारी हो गई, शीशा होता है लेड। एक्सेंट्स उसके अनसर्टेन हो गए, एक्सेंट जो मुंह से बोल निकलते हैं, लफ्ज निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो बड़ा अनसर्टेन सा हो गया। कुछ बोलता है व्यक्ति, कुछ मुंह से निकलता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आपने बोलते हुए देखा हो, जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो एक कोहेरेंस नहीं रहता, इनकोहेरेंट उनका बोलने का तरीका हो जाता है, तो वैसा ही अनसर्टेन उसका प्रोनाउंसिएशन है। Time to taste life, another would have said up with the curtain। तो जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, another would have said, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा होगा टाइम टू टेस्ट लाइफ, कि भाई तुम्हारा वक्त आ चुका है जिंदगी को टेस्ट करने का, जिंदगी का मज़े लेने का। अप विद द कर्टेन, ये जो पर्दा तुमने डाल रखा है अपने और जिंदगी के बीच में, जिंदगी के तुम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हो, मज़े नहीं ले रहे हो, इसके बीच में जो पर्दा है उसको अप यानी उठा दो, इस पर्दे को अब दूर हटा दो, है ना। काफ़ी तुमने नॉलेज प्राप्त कर ली, काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इस पर्दे को हटाओ और ये वक्त है तुम्हारा लाइफ को टेस्ट करने का, तो लाइफ को टेस्ट करो। लैपटॉप मेरा किसी ने मांग लिया अभी, तो मुझे वापस अब किताब में से करना पड़ेगा ये आगे की पोएम। हम यहाँ थे अप विद द कर्टेन, तो टाइम टू टेस्ट लाइफ, अनदर वुड हैव सेड अप विद द कर्टेन।
तो इसके दो तरीके से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। किसी ने उससे कहा होगा कि भाई अब इस पर्दे को हटाओ, या दूसरा इंटरप्रिटेशन आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी जगह कोई और होता जिसने इतनी नॉलेज गेन कर ली होती, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया होता, तो फिर वो ये सोचता कि भाई अब इस पर्दे को हटाया जाए और इट इज टाइम टू टेस्ट लाइफ, और अब मुझे जिंदगी के मजे लेने चाहिए। दिस मैन सेड रादर, लेकिन इस बंदे ने कहा, यानी जो ग्रामरियन है जिसका ये जनाजा ले जा रहे हैं, इस बंदे ने कहा एक्चुअल टाइम कम्स नेक्स्ट, भाई वास्तविक समय तो बाद में आएगा, लाइफ को टेस्ट करने का जो सही समय है, वास्तविक समय है, वो तो बाद में आएगा। यानी ग्रामरियन का ये मानना था कि अभी तो और जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं वो करी जाए, अभी लाइफ के मजे ना लिए जाए, वो वक्त तो बाद में आएगा। पेशेंस अ मोमेंट, एक पल धैर्य रखो। ग्रांट, मान लिया, ग्रांट माने मान लेना। आई हैव मास्टर्ड, हाँ मैंने महारत हासिल कर ली है, मास्टर माने महारत हासिल कर लेना। लर्निंग स्क्रैब्ड टेक्स्ट, लर्निंग ज्ञान के, नॉलेज के। क्रैब्ड आप कह सकते हैं ऑब्सक्योर, जो लोगों की समझ में नहीं आते, मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। टेक्स्ट यानी जो किताबें हैं, तो ज्ञान की मुश्किल किताबें वो मैंने पढ़ ली हैं, उनमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली है, महारत हासिल कर ली है। स्टिल, लेकिन अभी भी, देयर्स द कमेंट, कमेंट जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं उन पर कमेंट्रीज होती हैं, जैसे अरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखी, उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, जैसे बूचर ने उसको ट्रांसलेट किया है, फिर उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है, तो अभी कमेंट बाकी रह गए हैं। जो टेक्स्ट थे, ओरिजिनल टेक्स्ट, वो तो मैंने पढ़ लिए, क्रैब्ड का मतलब मैंने आपको बताया ही डिफिकल्ट थे, तो वो तो मैंने पढ़ लिए, लेकिन उस पर जो लोगों ने कमेंट्री लिखी है वो तो अभी बची हुई है। स्टिल देयर इज द कमेंट। लेट मी नो ऑल, मुझे सब कुछ जानने दो, यानी अभी कमेंट्री भी पढ़ने दो मुझे। प्रैट नॉट, बात मत करो, प्रैट माने बोलना, बकवास करना, फालतू फालतू मत बोलो, बिना बात मत बोलो। ऑफ मोस्ट और लीस्ट, मोस्ट मैंने ज्यादा, सबसे ज्यादा, और लीस्ट सबसे कम, कि भाई क्या ज्यादा है क्या कम है, मत बात करो इसकी। पेनफुल और इजी, यानी क्या चीज पेनफुल है, दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, दर्द देने वाली है, और क्या चीज इजी है, आसान है, ये भी मुझे मत बताओ कि मुझे क्या आसान काम है करने का, वो करना चाहिए, मत बताओ। इवन टू द क्रम्स, क्रम्ब होते हैं जो बचे कुचे टुकड़े होते हैं, ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो उसके आसपास ब्रेड क्रम्स लगा के, या कटलेट्स बनाते हैं तो ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, तो मतलब बचा कुचा जो सामान होता है उसको क्रम्स बोलते हैं। इवन टू द क्रम्स, यानी लास्ट टुकड़े तक, जो किनकी जरा सी भी बची हुई है वहां तक, आई वुड, यहाँ ये वुड है जो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, फिर डी है, तो आई वुड फेन, फेन माने ग्लैडली, मतलब हैप्पीली, खुशी से। ईट अप, खाऊंगा, द फीस्ट, दावत को, यानी एक भी कौड़ नहीं छोड़ूंगा, इस दावत को मैं पूरा खाऊंगा। दावत कौन सी? ज्ञान की दावत, इन किताबों की दावत, तो जितनी भी नॉलेज है उसकी दावत को मैं पूरा खाऊंगा, क्रम्स तक, एक भी किनका नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, आई मीन्स यस, हाँ। नॉर फील, और ना ही मैं महसूस करूंगा, क्वीजी, उल्टी आती है ना तो उसको क्वीजी बोलते हैं। जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हाजमा खराब हो जाता है, तो खाते जाएंगे तो एक टाइम वो आएगा जब आपको वॉमिटिंग आने लगेगी। तो भाई मैं पूरा इस दावत को खाऊंगा और मुझे उल्टी भी नहीं आएगी, मेरा हाजमा भी खराब नहीं होगा। ओह, सच अ लाइफ एज ही रिजॉल्व टू लिव, ऐसी जिंदगी जो उसने रिजॉल्व माने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू लिव, जीने का। When he had learned it, जब वो इसको पूरा सीख लेगा, यानी उसने ये निश्चय किया कि पूरा ज्ञान जब प्राप्त कर लेगा तब वो जिंदगी को जिएगा। When he had gathered, जब वो इकट्ठा कर लेगा, all, वो सब कुछ, यानी वो सारी नॉलेज, बुक्स हैड टू गिव, जो बुक्स में है देने के लिए, किताबों के पास जितनी भी नॉलेज है देने के लिए, जब वो सारी नॉलेज को गेन कर लेगा तब वो जिंदगी को जिएगा, ये उसने निश्चित किया।
सूनर, सूनर यानी इससे पहले, ही स्पर्न्ड इट, उसको नफरत थी भाई, उसने दुत्कार दिया, उसने इनकार कर दिया, ही रिफ्यूज्ड इट, आप कह सकते हैं कि उससे पहले उसने जिंदगी जीने से इनकार कर दिया जब तक कि वो सारा ज्ञान हासिल ना कर ले। इमेज द होल, उसका यह कहना था कि एक बार पूरी इमेज बनाओ, यानी आपको जो करना है, जो भी वर्क आपके सामने है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपको बनानी है, तो पहले उसकी पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ, देन और उसके बाद एग्जीक्यूट माने पूरा करो, द पार्ट्स उसके टुकड़ों को, यानी उसके बाद जैसे मुझे ये पोइम पूरी आपको अपलोड करनी थी, तो पूरी पोइम मैंने एक बार में पढ़ी, फिर उसके बाद आप देख ही रहे होंगे बीच बीच में मैं कुछ और काम करने जाती हूँ, तो पार्ट्स में इसको मैंने बनाया है, फिर मर्ज करके आपको पूरा अपलोड करके दूंगी। तो आपको कोई भी काम करना है तो पहले उसकी आपको एक इमेज अपने दिमाग में बनानी है, पूरा खाका खींचना है कि भाई ऐसे ऐसे ये एग्जीक्यूट करना है, देन एग्जीक्यूट द पार्ट्स, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको एग्जीक्यूट करते जाओ। कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो इसी तरीके से तो पढ़ते हैं, एक बार में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्वाइट एर यू बिल्ड, क्वाइट बिल्कुल, एर माने बिफोर, इससे पहले के, यू बिल्ड आप बनाओ, आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो, कोई बिल्डिंग बनाओ। एर इससे पहले, एर का मतलब बिफोर होता, पहले भी आ चुका। एर स्टील, स्टील यानी जो आपकी लोहा है, स्टील के हथौड़े होते हैं, जो यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है बिल्डिंग बनाने में, तो वो स्टील के, आयरन के बने होते हैं। एर स्टील स्ट्राइक फायर, बड़ा खूबसूरत सा ये तो एलिटरेशन भी है, एल स्टील स्ट्राइक, एस रिपीट हो रहा है। फायर फ्रॉम, ये भी देखिए एलिटरेशन। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स पत्थर कहते हैं, तो जब आप पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं तो फायर निकलती है, आवाज निकलती है, तो आप इससे पहले के हथौड़े से पत्थरों को तोड़ें, उनसे चिंगारियां निकलें। एर इससे पहले के मोर्टार डैब ब्रिक, तो मोर्टार सीमेंट हुआ, डैब मतलब कि वो प्लास्टर करता है, चिपकाता है, ब्रिक माने ईंटों को, तो इससे पहले कि आप सीमेंट के साथ ईंटों को चिपकाना शुरू करें या आप हथौड़े चलाना शुरू करें पत्थर पर, उससे पहले आपको क्या करना है, इमेज द होल, पूरा खाका अपने दिमाग में खींचना है। तो भाई कितनी लाइंस हो गई हमारी इस पोएम की, 70 लाइंस हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोटल 140 लाइंस की, 140 से ऊपर ही है शायद, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर्स द टाउन गेट रीच्ड, और यहाँ देखिए हम तो बीच बीच में वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्योंकि जनाजा जा रहा है, लेकर जा रहे हैं वो, तो जो स्पीकर है वो अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन भी बीच बीच में देता है जो कि ब्रैकेट में लिखे होते हैं। तो अब हम देखिए शहर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। देयर्स द मार्केट प्लेस, वो सामने देखो मार्केट है, बाजार है। गेपिंग बिफोर अस, गेपिंग माने खुला हुआ, बिफोर अस हमारे सामने खुला हुआ है। ये हाँ, दिस इन हिम, अब फिर से बात जहां चल रही थी वही शुरू हुई कि उसके अंदर, ग्रामरियन के अंदर, वॉज थी द पिक्यूलियर मीन खास, विशेष, स्पेशल, ग्रेस मीन्स क्वालिटी, खासियत, तो ये उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी थी। हर्टन आर कोरस, फिर बीच में इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमारा जो कोरस है, बोलते हुए भी जाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ राम नाम सत्य है, बोलते हुए जाते हैं जब कोई जनाजा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा कोरस है या फिर हमारा जो समूह है, कई इंटरप्रिटेशन आप इसके कर सकते हैं कि हमारा जो समूह है उसको हार्टन माने थोड़ा और एनकरेज करो, क्योंकि जहां जा रहे हैं ये लोग थोड़ा सा ऊंचाई पर है जगह, और ऊंचाई पर जब आप चढ़ते हैं तो थकान हो जाती है, जल्दी आप थकते हैं, तो थोड़ा सा एनकरेज करो लोगों को, हिम्मत दो हमारे साथियों को, या फिर जो आप बोल रहे हो वो आवाज धीमी पड़ गई है उसको थोड़ा तेज करो, उसको बोलो। तो दोनों ही तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट बिफोर लिविंग, अब बात फिर से वही हुई कि उसके अंदर यह खासियत थी, दैट के बिफोर लिविंग यानी जिंदगी जीने से पहले, ही वुड लर्न, वो ये सीखना चाहता था, हाउ टू लिव, कि जिंदगी को जिया कैसे जाए।
नो एंड टू लर्निंग, यानी जो ज्ञान है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। अर्न द मीन्स फर्स्ट, अर्न कमा लो, मीन्स संसाधन, रिसोर्सेज, फर्स्ट पहले, तो जिंदगी जीने के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो पहले कमा लो। गॉड श्योरली विल कंट्राइव, ईश्वर निश्चय ही कोई रास्ता निकालेगा। कंट्राइव का मतलब कोई हल निकालना, रास्ता निकालना। यूज फॉर आर अर्निंग, यूज माने उपयोग का, जो संसाधन हमने अर्न किए हैं, कमाए हैं, उनके उपयोग का कोई ना कोई रास्ता ईश्वर निकाल लेगा। यानी आपने जो नॉलेज गेन की है उसके वो कैसे यूज होगी, वो रास्ता ईश्वर निकाल लेगा। अदर्स मिसट्रस्ट, दूसरे लोग क्या है, वो मिसट्रस्ट करते हैं, अविश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं होता उनको एंड से, और वो ये कहते हैं बट टाइम एस्केप्स, लेकिन भैया कब जिंदगी जियोगे, वक्त तो निकल जाएगा। लिव नाउ, या तो अब जी लो, और नेवर, या तुम कभी नहीं जी पाओगे, अभी जी लिए तो जी लिए भैया, फिर तो कभी नहीं जी पाओगे, वक्त तो निकल जाएगा। ही सैड, लेकिन उसने क्या कहा, व्हाट्स टाइम, वक्त क्या होता है। लीव नाउ फॉर डॉग्स एंड एप्स, ये वक्त की बात तो कुत्ते और बंदरों के लिए छोड़ दो। मैन हैज फॉर एवर, मनुष्य के पास तो वक्त ही वक्त है। कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रामरियन ये मानता है कि सोल तो इमॉर्टल है, हमारे यहाँ भी तो यही माना जाता है, हम भी तो मानते हैं कि आत्मा तो कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैमनम दहति पावका, है ना, भाई पानी जिसको भिगो नहीं सकता, नैनम शोषति मारुता है, ऐसे करके पूरा श्लोक है। तो आत्मा तो अजर अमर है, आदमी तो फॉर एवर है, हमेशा के लिए है, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, वो सही। तो मैन हैज फॉर एवर, ये ग्रामरियन का मानना था। बैक टू हिज बुक देन, और फिर इतनी बात बोल के वो वापस अपनी किताब में पढ़ने लगा। डीपर ड्रूप्ड हिज हेड, उसका सिर और भी गहरा झुक गया, यानी किताबों में और गहरा खो गया वो। कैलकुलस रैग्ड हिम, कैलकुलस का मतलब यहाँ पर है जो स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो आपको अक्सर ऑपरेशन कराना पड़ता है, गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ता है। तो रैग्ड का मतलब टॉर्मेंटेड हिम, उसको तो उसको परेशान कर रहा था ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर का स्टोन, पथरी हो गई उसके गॉल ब्लैडर में बैठे बैठे। बहुत ज़्यादा जब आप टेंशन लेते हैं और इतना काम करते हैं तो हो जाता है, वैसे सबको नहीं होता, काम तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमको तो नहीं हुआ। लैडन बिफोर, लैडन माने भारी, बिफोर पहले ही, हिज आइज, उसकी आंखें पहले ही भारी हो चुकी थी, आप पढ़ ही चुके हैं। ग्रू ड्रॉस ऑफ लेड, अब तो जो उनकी यानी भारी आंखें थी और भी ज्यादा कमजोर हो गई, उनकी आई साइट और भी ज्यादा वीक हो गई। टिसिस अटैक्ड हिम, टिसिस एक भयंकर खांसी होती है, आपने देखा होगा, कुत्ते की जैसी खांसी हो जाती है लोगों को, तो वो खांसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। नाउ मास्टर, अब मास्टर टेक अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। नॉट ही, लेकिन वो नहीं करेगा, कह रहे हैं लोग उससे, लेकिन वो उसने नहीं किया। कॉशन रिडबल्ड, अब फिर से देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने साथियों को कि कॉशन माने सावधानी रखो, रिडबल्ड यानी सावधानी दोगुनी कर दो। स्टेप टू एब्रेस्ट, यानी दो लोग एक दूसरे की तरफ फेस करके ऐसे चलो, क्योंकि रास्ता सकरा हो गया है ना, छोटा होता जा रहा है रास्ता, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, रास्ता सकरा हो रहा है, तो दो लोग एक दूसरे की तरफ सीने करके चलो। द वे वाइंड्स नैरोली, तो जो रास्ता है, वाइंड्स माने हो रहा है, या फिर वाइंड माने वैसे घुमावदार होता है, लेकिन यहाँ रास्ता पहाड़ पर जब होता है तो घुमावदार होता है रास्ता, जैसे सड़कें हमारे यहाँ पहाड़ों पर बनी हुई हैं तो घूम घूम के ही तो चलती है वो, तो नैरोली यानी सकरा हो रहा है वो। नॉट अ विट ट्रबल्ड, अब फिर से बात उसी की ग्रामरियन की शुरू हो गई कि नॉट अ विट यानी थोड़ा सा भी, ट्रबल्ड माने परेशान नहीं हुआ वो। बैक टू हिज स्टडीज, और वापस वो अपनी पढ़ाई में जुट गया। इतनी बीमारियां उसको हो गई, पथरी उसको हो गई, खांसी उसको हो गई,
आंखें और कमजोर हो गई उसकी, लेकिन वो वापस अपनी स्टडीज में लग गया फ्रेशर देन एट फर्स्ट, यानी पहले जितना पढ़ रहा था, जितने जोश खरोश के साथ, उससे भी ज्यादा और जील और एंथुजियाज्म के साथ वो पढ़ने लगा। फियर्स एज अ ड्रैगन, और इतने भयानक तरीके से टूट पड़ा जैसे ड्रैगन। ड्रैगन एक माइथोलॉजिकल स्नेक होता है जो आग पीता है, आग उगलता है। तो ऐसा भयानक जैसे ड्रैगन टूट पड़ता हो अपने शिकार पर, वैसे वो किताबों के ऊपर टूट पड़ा। वो सोल हाइड्रोप्टिक विद अ सैक्रेड थर्स्ट। सोल वो एक ऐसी आत्मा जो हाइड्रोप्टिक हो। एक बीमारी होती है ड्रॉप्सी, उसमें बंदे को प्यास बहुत लगती है, जो बीमार होता है पेशेंट, तो उसको वैसी ही प्यास थी, उसकी आत्मा एकदम प्यासी थी विद अ सैक्रेड थर्स्ट। और जो थर्स्ट थी, उसकी प्यास थी, वो कैसी थी? सैक्रेड, पवित्र प्यास थी, यानी ज्ञान की पिपासा थी उसको। सक्ड एट द फ्लैगन, तो सक्ड माने चूस कर एकदम रख दिया उसने द फ्लैगन, जो फ्लास्क है, यानी ज्ञान का जो फ्लास्क है जिसमें पानी, ज्ञान का पानी भरा हुआ है, उसको एकदम उसकी एक एक बूंद को वो चूस गया। ओह, if we draw a circle premature, heedless of far gain, greedy for quick returns of profit, sure bad is our bargain. तो ओह अरे, if we, अगर हम ड्रॉ खींचते हैं, अ सर्कल, एक घेरा, प्रीमेच्योर यानी समय से पहले, हीडलेस यानी बिना ध्यान दिए, ऑफ फार गेन यानी दूर के, गेन माने होता है लाभ, बेनिफिट। तो बिना हम दूर की सोचे कि बाद में हमारा इससे क्या लाभ होगा, जल्दबाजी में हम अपनी लिमिट्स तय कर लेते हैं। ग्रीडी, हम लालची होते हैं। फॉर क्विक रिटर्न्स, क्विक माने जल्दबाजी में, रिटर्न प्राप्त करने के लिए, ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के, कि भाई यहाँ इस काम को करने से हमें ये फायदा होगा, तो फटाफट से उसे कर डालते हैं। श्योर, तो पक्की बात ये है, बैड इज आर बार्गेन, बार्गेन हमारा सौदा होता है, तो हमारा ये सौदा बुरा साबित होगा, घाटे का सौदा होगा ये हमारे लिए, अगर हम ऐसा करते हैं। तो ये आपकी 100 लाइन्स हो गई। आगे देखिए लाइन नंबर 101, वॉज इट नॉट ग्रेट, क्या ये महान बात नहीं थी? Did not he throw on God, क्या उसने ईश्वर के ऊपर ही नहीं छोड़ दिया? फिर देखिए, फिर से ब्रैकेट में है, यानी वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है? यहाँ कुछ बता रहा है कि ही लव्स द बर्थन। बर्थन एक ओल्ड फॉर्म है बर्डन, बर्डन जो वजन होता है, बोझा होता है, तो उसी के लिए पुराने जमाने में ये शब्द प्रयोग किया जाता था। तो ही लव्स द बर्डन का मतलब हुआ कि वो दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, ये नरेटर, कि देखो वो उसको लादे हुए है ग्रामरियन को, और वो वजन जो बोझा है उसके डेड बॉडी का, उसको प्यारा लग रहा है, यानी ये वो वजन नहीं लग रहा उसको, बोझा नहीं लग रहा। तो ही लव्स द बर्डन। फिर देखिए वो बात कंटिन्यू कर रहा है, डिड नॉट ही थ्रो ऑन गॉड, क्या उसने ईश्वर के ऊपर ही नहीं छोड़ दिया? गॉड्स टास्क, ईश्वर का काम, टू मेक बनाने का, द हेवनली पीरियड यानी जो स्वर्ग का पीरियड है, यानी यहाँ से जाने के बाद की जो लाइफ है, परफेक्ट कि वो परफेक्ट बनाए, पूरा करे, द अर्थिन धरती पर जिए जाने वाली लाइफ को, यानी जब वो यहाँ से स्वर्ग जाएगा तब उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो धरती पर जो वो जीवन जी रहा है, जो लर्निंग के परस्यूट में, नॉलेज को प्राप्त करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में अपना जीवन बिता रहा है, तो यहाँ का लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्वर्ग में जाकर वो लाइफ उसकी परफेक्ट होगी। तो हेवनली पीरियड परफेक्ट द अर्थिन, तो जो अर्थिन लाइफ है, इस धरती पर जो हमारा सांसारिक जीवन है, वो परफेक्ट बनेगा, पूर्ण बनेगा, और क्या सोचकर कि इसका इनाम हमको स्वर्ग में मिलने वाला है, मौत के बाद मिलने वाला है, अगले जीवन में मिलने वाला है। डिड नॉट ही मैग्नीफाई द माइंड, मैग्नीफाइंग ग्लास आप लगाते हैं ना, तो जिससे बड़ा बड़ा दिखता है,
तो डिड नॉट ही मैग्नीफाई, क्या उसने बड़ा नहीं बना दिया, मतलब एनलार्ज नहीं कर दिया द माइंड, दिमाग को। तो इंसानी सोच को, दिमाग को, इंसानी दिमाग को, इंटेलेक्ट को, ब्रेन को क्या उसने बड़ा नहीं कर दिया। शो क्लियर जस्ट वॉट इट ऑल मेंट, शो क्लियर क्या उसने साफ साफ नहीं दिखा दिया, जस्ट ठीक, वॉट इट ऑल मेंट कि इस सब का मतलब क्या था, यानी ये जीवन है, इस जीवन का क्या मतलब है, इसको कैसे हमें यूज करना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए, तो क्या उसने साफ साफ नहीं दिखा दिया। ही वुड नॉट डिस्काउंट लाइफ, डिस्काउंट करने, जब आप करने की कहते हैं, दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं भाई 100 रुपए की चीज है, डिस्काउंट करो, 75 का दे दो, 50 का दे दो, तो आप उसकी कीमत को घटाते हैं। अब इस बंदे ने ही वुड नॉट डिस्काउंट लाइफ, जीवन की कीमत नहीं घटाई, है ना। हम क्या है, अपना फायदा देखते हैं, 25 रुपए का हमें फायदा हो गया अगर 100 की चीज हमको 75 में मिल गई, तो ऐसा फायदा उसने नहीं देखा। एज फूल्स डू हियर, जैसे कि बेवकूफ लोग यहां पर करते हैं, अपने छोटे छोटे फायदे देखते हैं, छोटे छोटे मजे देखते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स, पेड यानी वो जो बेवकूफ लोग हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट लेते हैं कि आज ये पिक्चर देख ली, आज यहाँ घूम लिए, आज ये मज़े कर लिए, आज बर्गर खा लिया, आज पिज्ज़ा खा लिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में वो अपने ज़िंदगी के मज़े ढूंढते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये तो इंस्टॉलमेंट्स हैं, किश्तें हैं, किश्तों में आप अपने मज़े ले रहे हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने जीवन में डिस्काउंट नहीं लिया। ही वेंचर्ड नेक और नथिंग, यानी ही वेंचर्ड, उसने स्टेक मतलब दाव पर लगा दिया, नेक पूरी अपनी गर्दन, यानी पूरी लाइफ, या तो सब कुछ जाएगा या सब कुछ आएगा। ही वेंचर्ड नेक और नथिंग, यानी पूरा दम उसने लगा दिया, पूरी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। ही वेंचर्ड नेक और नथिंग, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। हेवेंस सक्सेस फाउंड और अर्थ्स फेल्योर, यानी या तो उसको हेवन की सक्सेस मिलेगी या अर्थ का फेल्योर। धरती पर जो फेल्योर है वो यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप मजे नहीं ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं है ना। आपके पास अच्छा बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, आप यूरोप टूर नहीं करके आए, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। तो ये अर्थ फेल्योर है, और इसके एवज में उसने क्या चुना, हेवन सक्सेस फाउंड, उसने प्राप्त की, यानी स्वर्ग की सक्सेस। विल्ट दाउ ट्रस्ट डेथ और नॉट, विल्ट मतलब विल, दाउ मीन्स यू, ट्रस्ट माने भरोसा करना, डेथ मौत पर, और नॉट क्या तुम मौत पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, उससे पूछा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ बिल्कुल, मुझे भरोसा है मौत पर, क्योंकि जो मौत है वो उसके लिए एक गेटवे है, यानी एक रास्ता है दूसरी लाइफ का। जो मरने के बाद की लाइफ है, जो सोल की लाइफ है, वो वास्तविक लाइफ है, वो रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ की तरफ जाने का एक गेटवे है डेथ, तो उसके लिए तो उसको भरोसा है मौत पर। हेंस, ले जाओ यहां से, हेंस माने हटाओ। विद लाइफ्स पेल ल्योर, लाइफ जिंदगी के पेल पीले, ल्योर माने अट्रैक्शंस, यानी ये जो पेल का मतलब यहाँ पर अनरियल है ना, जो वास्तविक नहीं है, ये ऐसे अट्रैक्शंस हैं लाइफ के, ये अपनी ओर खींच लेते हैं, है ना। तभी तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, हम स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि उधर फिल्म चल रही है, टीवी चल रहा है, और वो हमें अट्रैक्ट करता है। तो ये लाइफ के पेल ल्योर हैं, यानी लाइफ के अनरियल अट्रैक्शंस हैं जो हमको नॉलेज गेन नहीं करने देते। तो ग्रामरियन ने क्या कहा, हेंस, हटाओ यहां से। दैट लो मैन सीक्स अ लिटिल थिंग टू डू, दैट लो मैन यानी जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, नीच किस्म के लोग होते हैं, जिनके हायर एस्पिरेशंस नहीं होते, हायर एम नहीं होते, टारगेट्स नहीं होते, नॉलेज प्राप्त करना जिनका लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, वो दैट लो मैन सीक्स, तलाश करते हैं, अ लिटिल थिंग टू डू, छोटे मोटे काम करने की कोशिश में रहते हैं। सीज इट एंड डज इट, वो छोटे मोटे काम देखते हैं और उनको करते हैं।
दिस हाईमैन, लेकिन ये जो उच्च कोटि का आदमी था, ऊंचे किस्म का बंदा था ये, विद अ ग्रेट थिंग टू परस्यू, उसने परस्यू करने के लिए यानी चेज करने के लिए, गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए एक महान चीज को चुना, ग्रेट थिंग, बड़ा काम उसने चुना। डाइज एर ही नोज इट, तो भाई जो छोटा बंदा छोटा काम चुनता है वो तो उसको सामने दिखाई देता है और वो उसको कर लेता है, लेकिन बड़ा बंदा जो बड़ा एक उसका टास्क होता है, बड़ा उद्देश्य होता है, एम होता है, वो क्या होता है, डाइज, मर जाता है, एर इससे पहले के ही नोज इट, वो अपने उस लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर पाता है, जान पाता है, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसका टारगेट है ही इतना ऊंचा। एक और जगह है एंड्रिया डेल सार्टो, एक और ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसका बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, अभी हालांकि मैंने अपलोड नहीं किया है, हिम्मत नहीं होती क्योंकि काफ़ी लंबा है वो, करीब 350 लाइन्स हैं उसमें। वहाँ एक बात कहता है रॉबर्ट ब्राउनिंग कि अ मैन्स रीच शुड ऑलवेज एक्सीड हिज ग्रैस्प, यानी हमारी जो सोच है वो हमेशा हमारी पहुंच के बाहर होनी चाहिए। एक लाइन तो ये है, अ मैन्स ग्रैस्प शुड, नहीं ग्रैस्प नहीं, रीच, अ मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्रैस्प और व्हाट इज हेवन फॉर, यानी स्वर्ग फिर है ही किस लिए, स्वर्ग हमारी एक कल्पना है जिसको हम पाना चाहते हैं, तो हमेशा हमारी सोच इतनी ऊंची होनी चाहिए जिसको हम कभी अचीव ही ना कर पाए। तो कुछ ऐसा ही ख्याल है यहां पर भी कि डाइज एर ही नोज इट, यानी इससे पहले कि वो उसको पूरा जान पाए उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। तो हमारे मरने तक हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमने अचीव नहीं किया है, हर वक्त हमें एक एम अपने सामने रखना चाहिए। दैट लो मैन, वो जो निम्न कोटि का, लो स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, गोज ऑन एडिंग 1 to 1, गोज ऑन यानी जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है, एडिंग जोड़ना, 1 to 1, एक के बाद एक रुपया कमा लिया साहब, अब दूसरा रुपया कमाना है साहब, अब तीसरा रुपया कमाना है, तो बस एक रुपया या कोई भी टास्क एक एक करके वो करता जाता है। हिज 100 सून हिट, और उसको क्या है, अपना 100 पूरे करने हैं, तो जल्दी ही उसको अपने 100 प्राप्त हो जाते हैं। आपको 100 रुपये कमाने हैं तो एक रुपया आप कमाते जाइए, 100 दिन में आप कमा लेंगे 100 रुपये। दिस हाईमैन, लेकिन ये जो ऊंचे किस्म का बंदा है, एमिंग एट अ मिलियन, उसका लक्ष्य क्या है, मिलियन, 10 लाख उसका लक्ष्य है। मिसेस अ यूनिट, एन यूनिट, तो वो यूनिट मिस करता है, यानी वो अपनी यूनिट प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो इतना ऊंचा है, तो लक्ष्य हमेशा इतना ऊंचा होना चाहिए हमारा। दैट हैज द वर्ल्ड हियर, दैट यानी वो बंदा, हैज द वर्ल्ड हियर, जिसने यहां संसार को प्राप्त कर लिया, यानी सांसारिक चीजों को, वर्ल्डली चीजों को जिसने हासिल कर लिया। शुड ही नीड द नेक्स्ट, शुड ही नीड, अगर उसको जरूरत पड़े, द नेक्स्ट, अगली दुनिया में, अगली दुनिया के लिए तो कुछ कमाया नहीं है ना, आपने रुपया पैसा कोठी बंगला कार कमाया, इसी दुनिया में तो काम आया, यहीं रह जाएगा वो, लेकिन अगली दुनिया में जब आपको जरूरत पड़ने वाली है, शुड ही नीड द नेक्स्ट, अगली दुनिया में अगर उसको जरूरत पड़े, लेट द वर्ल्ड माइंड हिम, तो ये दुनिया ही उसके बारे में सोचे भाई, क्योंकि उसने तो दुनिया को हासिल किया ना, तो ये दुनिया ही उसके बारे में सोचे, भगवान तो उसके बारे में नहीं सोचेगा, है ना। तो ये जो सेंटेंस है, लेट द वर्ल्ड माइंड हिम, तो यहाँ उसने दुनिया का ख्याल रखा, अगली दुनिया में, अगले लाइफ में, यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में दुनिया ही उसका ख्याल रखे। गॉड विल नॉट माइंड हिम, है ना, लेट द वर्ल्ड माइंड हिम, गॉड विल नॉट माइंड हिम, ईश्वर उसका ख्याल नहीं रखेगा। दिस थ्रोज हिमसेल्फ ऑन गॉड, लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा है ग्रामेरियन, थ्रोज हिमसेल्फ ऑन गॉड, उसने अपने आप को पूरा भगवान के हवाले कर दिया, ईश्वर के हवाले कर दिया। एंड परप्लेक्स, अनपरप्लेक्स्ड, परप्लेक्स होता है विचलित होना, परेशान होना, रेस्टलेस होना, बेचैन होना, और अन उसके आगे लगा है तो मतलब बिना विचलित हुए, बिना कोई टेंशन लिए। सीकिंग शैल फाइंड हिम, तो बिना परेशान हुए वो तलाश कर रहा है चीजों का, या ईश्वर की तलाश कर रहा है, या नॉलेज की तलाश कर रहा है, तो वो उसको पालेगा, उसको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। So will the throttling hands of death
at strife ground he at grammar. ये will नहीं है, शायद with है. हाँ, so इसलिए with यानी जिस वक्त हो रहा था क्या, द थ्रॉटलिंग मतलब सफोकेटिंग, गला घोटने वाले, हैंड्स हाथ, ऑफ डेथ मौत के, एट स्ट्राइफ माने वैसे झगड़ा होता है, मतलब उस मौत के हाथ उसका गला घोंटने में लगे हुए थे. ग्राउंड ही, अब वो क्या कर रहा था, वो तो हार्ड वर्क कर रहा था. ग्राइंड माने पीसना होता है, तो जब आप कोई चीज पीसते हैं तो कठोर परिश्रम ही तो करते हैं. चक्की जब हाथ से चलाएंगे आप तो कठोर परिश्रम कर रहे होंगे. उस वक्त तो ये वाली चक्की थी भी नहीं जो आज बिजली से चलती हैं, तो हाथ से ही चलती थी चक्की. तो ग्राउंड ही मतलब वो कठिन परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, कड़ी मेहनत. एट ग्रामर को पढ़ने में, व्याकरण को पढ़ने में वो कठिन परिश्रम कर रहा था. स्टिल थ्रू द रैटल, स्टिल अभी भी, थ्रू द रैटल वो जो घर घर की आवाज आ रही थी. जब आदमी मर रहा होता है, मौत गला घोंट रही होती है, तो एक घर घर की आवाज आती है गले में से जब प्राण निकल रहे होते हैं. तो उस घर घर की आवाज में से भी, थ्रू द रैटल, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वो क्या बोल रहा था, शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, घर घर की आवाज आ रही है, लेकिन उन शब्दों में क्या बोल रहा है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा रहा है. वर राइफ माने प्लेंटीफुल, खूब सारे वो ग्रामर समझा रहा था कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब ऐसे होते हैं. नाउन का यूज यहाँ होना चाहिए, प्रोनाउन का यहाँ होना चाहिए, एडवर्ब यहाँ यूज होना चाहिए. तो वो सारी चीजें वो समझा रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मरते वक्त भी. While he could stammer, while जिस वक्त तक वो स्टेमर माने हकलाना, बड़बड़ाना, तो जब तक वो हकला कर जितने भी शब्द बोल पाया, लास्ट मोमेंट तक वो ग्रामर ही समझाता रहा. जो उसके आसपास थे, जो उसके डिसिपल्स थे, शिष्य थे, उसके चेले थे, उन सबको वो ग्रामर ही समझाता रहा. ही सेटल्ड होटीज बिजनेस, मरते मरते भी वो ये होटी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिकॉज. तो बिकॉज होटीज बिजनेस का मतलब उसको, होटी को कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, ये बात वो बताता रहा. लेट इट बी यानी ऐसा करो, ऐसा होने दो. प्रॉपरली बेस्ड ऑन यानी ये प्रॉपरली बेस्ड होना चाहिए. ये जो ऑन है ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है देयरफॉर. तो ये जो बिकॉज है, देयरफॉर पर बेस्ड होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ. बिकॉज माने क्योंकि होता है, और ऑन देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है. तो क्योंकि ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, तो ये एक दूसरे पर बेस्ड होने चाहिए. गिव अस द डॉक्ट्रिन ऑफ द एंक्लिटिक डी. तो उसने, डॉक्ट्रिन माने सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल. एंक्लिटिक एक प्रीफिक्स होता है, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं ना प्रीफिक्स, शब्द के पहले उनको जोड़ दिया जाता है. जैसे अन है ना, तो अन जब जोड़ देते हैं तो निगेटिव उसका सेंस हो जाता है, तो प्रीफिक्स को बोलते हैं एंक्लिटिक. और DED ये एक प्रीफिक्स है अपने आप में, जिसको जोड़ा जाता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है. तो मरते मरते भी वो हमें सिद्धांत बता रहा था कि प्रीफिक्स कैसे ऐड किए जाने चाहिए. डैड फ्रॉम द वेस्ट डाउन, डैड माने उसको पैरालिसिस हो गया था, फालेज मार गई थी. तो वेस्ट से नीचे वो डैड था, यानी काम नहीं कर रहे थे उसके ऑर्गन्स, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे वेस्ट से नीचे. वेल हियर्स द प्लेटफॉर्म, तो ठीक है ये रहा चबूतरा. अब ये लोग पहुंच चुके हैं, जनाजा जहां इनको ले जाना था वहां ये लोग पहुंच चुके हैं. हियर्स द प्लेटफॉर्म, आ गया ये चबूतरा. हियर्स द प्रॉपर प्लेस, ये बिल्कुल सही जगह है. हेल टू योर परल्यूज, परल्यूज एबोर्ड होता है, होम होता है, घर होता है, आशियाना होता है. हेल मीन्स वेलकम होता है. तो हम तुम्हारे आशियाने में स्वागत करते हैं तुम्हारा, यानी किनका स्वागत कर रहे हैं, ऑल, तुम सब. ये माने यू, तुम. हाई फ्लायर्स, ऊंचे उड़ने वाले. ऑफ द फेदर्ड रेस, यानी फेदर्ड रेस परों वाली प्रजाति, रेस माने प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है.
तो पंखों वाली प्रजाति, परों वाली प्रजाति, जो तुम हमेशा ऊंचे उड़ते हो, हम देखो तुम्हारे घर में ही आकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। स्वेलोज एंड कर्ल्यूज। स्वेलो प्यारी सी छोटी सी चिड़िया होती है, कर्ल्यू भी एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया होती है, स्वेलो अबाबिल बोलते हैं। तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का जो बहुत ऊंची उड़ती हैं उनका वो स्वागत कर रहे हैं। हियर्स द टॉप पीक। ये देखो ये सबसे ऊंची चोटी है। द मल्टीट्यूड बिलो। मल्टीट्यूड जो भीड़ है, और या फिर भेड़ों की भीड़, पहले तो हर्ड वर्ड भी कई बार यूज हुआ था ना, HERD। तो जो भीड़ है वो नीचे रह गई। लिव, जीने दो। फॉर दे कैन, क्योंकि वो वहां ही जी सकते हैं। देयर माने वहां पर। लिव फॉर दे कैन देयर, क्योंकि वो वहीं जी सकते हैं, वहीं रह सकते हैं, उसी के लायक हैं वो। उनमें हिम्मत नहीं है कि ऊपर चढ़कर आए इस चोटी तक, तो उनको वहीं रहने दो। दिस मैन डिसाइडेड नॉट टू लिव बट नो। इस बंदे ने डिसाइड किया था, निश्चय किया था, नॉट टू लिव, न केवल जीने का, बट नो, बल्कि जानने का। तो कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए जीते हैं, मतलब बस उनको जिंदा रहना है, भरपेट भोजन दे दीजिए, सोने दीजिए, खाना पीना सोना, यही उनकी लाइफ होती है। तो ये बंदा वैसे नहीं जिया, बट नो, बल्कि ज्ञान की खातिर जिया, उसने नॉलेज हासिल की। बरी दिस मैन देयर। इस बंदे को हम वहां दफनाएंगे, मैदानों में दफनाएंगे, जहां वो जो आम जनता दफनाई जाती है। हियर, यहां, हियर्स हिज प्लेस, यहां है उसकी जगह, इस चोटी पर है उसकी जगह, उन मैदानों में थोड़े जहां ये आम बंदे रहते हैं। हम यहां दफनाएंगे इसको। वेयर मीटियोर्स शूट। वेयर, जहां, मीटियोर्स जो पुच्छल तारे होते हैं, शूट यानी टूट कर यहां गिरते हैं, यहां से उड़कर जाते हैं। क्लाउड्स फॉर्म, बादल बनते हैं यहां पर। लाइटनिंग, बिजलियां, आर लूजेंड, यहां गिरती हैं, यहां टूटती हैं बिजलियां। स्टार्स कम एंड गो, यहां सितारे उगते हैं और यहीं जाते हैं, यानी पहाड़ों के पीछे से उगकर आते हैं शाम को और सुबह पहाड़ों के पीछे ही छिप जाते हैं। लेट जॉय ब्रेक विद द स्टॉर्म। जब यहां तूफान आएगा तो हमारे गुरु की आत्मा खुश हो जाएगी। लेट जॉय ब्रेक, खुशी को फटने दो, विद द स्टॉर्म, तूफानों के साथ। पीस, लेट द ड्यू सेंड। और जब यहां ओस गिरेगी तो उसके साथ क्या आएगी? पीस, शांति। पीस, लेट द ड्यू सेंड। तो ड्यू सेंड माने भेजना, तो ड्यू भेजेगी पीस को, शांति को अपने साथ लेकर आएगी। लोफ्टी डिजाइन्स मस्ट क्लोज इन लाइक इफेक्ट्स। लोफ्टी, लोफ्टी माने हाई, बहुत उच्च क्वालिटी के। डिजाइन्स यानी जो चीजें हैं, मस्ट क्लोज यानी उनको खत्म होना चाहिए, उनको बंद होना चाहिए, इन लाइक इफेक्ट्स, उसी तरीके से, यानी जिसकी जैसी चाकरी वैसे उसके दाम। तो जिसने जैसा किया अपनी लाइफ में उसको वैसा ही फिर अंत में मिलना चाहिए। तो लाइक इफेक्ट्स उसी तरीके से खत्म होना चाहिए। लॉफ्टीली लाइन यानी ऊंचाई पर ही उनको बसना चाहिए, यानी जैसे हम दफना रहे हैं अपने गुरुजी को इस पहाड़ की चोटी पर, तो ऊंची चीजों को ऊंचा स्थान ही मिलना चाहिए। लीव हिम टिल लॉफ्टियर देन द वर्ल्ड सस्पेक्ट्स लिविंग एंड डाइंग। दफना दो उसको यहीं, लीव हिम, छोड़ दो उसको, स्टिल लॉफ्टियर, और जो कि और भी ऊंचा है, देन द वर्ल्ड सस्पेक्ट्स, जितना ये दुनिया सोच सकती है, लिविंग एंड डाइंग, यानी जब वो जिंदा था तब भी उससे ऊंचा था जितना ये दुनिया सोच सकती है। या सस्पेक्ट का मतलब वैसे तो संदेह करना होता है, शक करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हुआ सोचना, कल्पना करना, इमेजिन करना। तो ये संसार जो कल्पनाएं कर सकता है उससे कहीं ऊंचा था ये हमारा गुरु, हमारा उस्ताद। तो लिविंग अपनी जिंदगी में भी, एंड डाइंग और अपनी मौत में भी। मौत में इसलिए क्योंकि आम लोग तो वहां प्लेन्स में दफनाए जाते हैं और हमने यहाँ अपने गुरु को पहाड़ की चोटी पर लाकर दफनाया है। तो ये सारी दुनिया से, उनके ख्यालों से भी, उनकी कल्पनाओं से भी ऊंचा है। तो भाई ये ख़त्म हुई पोएम, 145 लाइन्स थी, काफ़ी लंबा वीडियो रहा और ये मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।